पूर्व अमेरिकन आइडल प्रतियोगी के केस में बड़ा अपडेट है, जो 3 महीने से कम में ट्रायल की ओर बढ़ रहा था, जब उसने आधी रात भावुक कॉल की थी। ओह माय गॉड, मायामी काउंटी। अकेला नहीं हूँ। ओह माय गॉड, कोई मेरे घर में घुस आया है, कोई मेरे घर में घुस आया है। क्या वे अभी भी वहाँ हैं? मुझे नहीं पता, प्लीज प्लीज जल्दी आइए, प्लीज प्लीज। आप क्या देख रहे हैं? मेरी पत्नी है, चोर है। हमें अभी पता चला है कि कैलिफ फ्लिन पर उनकी पत्नी की हत्या के आरोप में जल्दी मुकदमा नहीं चलेगा, जबकि उनकी 2 छोटी बेटियां पास में सो रही थीं। कैलिफ फ्लिन ने अदालत से और समय क्यों मांगा? हम लॉ एंड क्राइम के इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। वैन मैन, असली सामग्री, बिना किसी अपवाद के। अगर कैलिफ फ्लिन पर पत्नी की हत्या का मुकदमा चलता है, तो उनकी 2 बेटियां सिर्फ 9 और 12 साल की हैं। उन्हें गवाह के कटघरे में आना पड़ सकता है और उस रात के बारे में बयान देना पड़ सकता है जब उनकी मां की हत्या हुई थी, और उन्हें ये सब अपने पिता के सामने करना पड़ सकता है, जो बस कुछ ही कदम दूर बैठा होगा और उसकी आजादी दांव पर लगी होगी। अगर ऐसा होता है तो कमरे का माहौल कैसा होगा, कहना मुश्किल है। कब होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। कैलिफ फ्लिन का ट्रायल 4 मई को होना था, लेकिन ओहायो की अदालतों से पता चला कि अब तारीख बदल गई है। हमें बताया गया कि वकील कल मिलेंगे और चर्चा करेंगे। कैलिफ फ्लिन ने त्वरित ट्रायल का अधिकार नहीं छोड़ा, जिससे अदालत फरवरी में गिरफ्तारी के बाद तेजी से आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ो। ये वही बॉडी कैम वीडियो है जब उसे गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन की लॉबी में बैठा था। वहीं उसके साथ बैठे व्यक्ति ने ये सवाल उठाया, पुलिस के पास क्या सबूत हैं कि कैलिफ फ्लिन ने कथित तौर पर अपनी बच्चों की मां एशली फ्लिन की हत्या की? ये वही महिला है जिसकी उसने अमेरिकन आइडल के प्रतियोगी रहते हुए 1 दशक से भी ज्यादा पहले तारीफ की थी। और वो सवाल, सबूत क्या हैं? ये सही सवाल है। इस समय हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस क्यों कहती है कैलिफ फ्लिन की कहानी कथित तौर पर झूठी है। उसकी कहानी ये है कि किसी ने उनके घर में, जो टिप सिटी ओहायो के एक काल्दे सैत में है, डेटन के उत्तर में, घुसपैठ की और उसकी पत्नी एशली फ्लिन की उनके बिस्तर पर हत्या कर दी। अब हमारे पास गवाहों की सूची है जो बचाव पक्ष ने अदालत में दी है और जिन्हें कैलिफ फ्लिन के मुकदमे में बुलाया जा सकता है। हम जल्द ही उस सूची के कुछ दिलचस्प नामों पर चर्चा करेंगे। हमें ये भी पता चला है कि मुकदमे में जूरी के सदस्य खुद कैलिफ फ्लिन के घर जाकर अपराध स्थल को देखेंगे। फ्लिन के बचाव वकील ने अदालत से कहा कि वो चाहते हैं कि जूरी सदस्य खुद घर की बनावट देखें, बशर्ते सब कुछ वैसा ही हो जैसा उस भयानक फरवरी के दिन था। हमें जूरी के दौरे से कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि रसोई अपनी जगह पर है, गैराज अपनी जगह पर है, घर के कमरे अपनी जगह पर हैं। यहाँ तक कि मुझे तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता अगर छत भी अब वहाँ नहीं है। इसका इस खास मामले से कोई संबंध नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जूरी घर में आने जाने के रास्ते और घर के अलग अलग कमरों की स्थिति देख सके, तो यह वाकई में ज्यादा जटिल नहीं है। अब जब जूरी फ्लिन का घर देख सकती है, कैलिफ को भी उसके साथ जाकर उसे देखने का हक होगा, लेकिन उसने जज से कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहेगा। अब गवाहों की सूची और फ्लिन की बेटियों की गवाही पर बहस से पहले मैं बताना चाहता हूं कि 16 फरवरी की रात जब पुलिस कैलिफ फ्लिन के घर पहुंची तो उन्होंने क्या देखा। कोई ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ सब कुछ देख लिया है और कुछ नहीं है। ठीक है। मेरी बेटियां बेरों का अभी उस सोचिए बता मैं। ठीक है, क्या आपने देखा? क्या आपने जाके देखा? नो, एक एक। हाँ, अभी यहाँ कोई और अंदर नहीं आएगा, बस हर दरवाजा एक साथ। करीब 2:30 बजे कैलिफ फ्लिन ने भावुक होकर 911 पर कॉल किया। वो कह रहा है कि एक घुसपैठिया घर में आया और उसकी पत्नी की हत्या कर दी, जबकि बच्चे पास ही सो रहे थे। अब आप बॉडी कैम वीडियो में देखेंगे कि वो कहता है, उस जोड़े की दोनों बेटियां अभी कमरों में सो रही हैं। इस महीने अभियोजकों ने एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया, उद्धरण, राज्य को उम्मीद है कि मुख्य मामले के दौरान कई बच्चे गवाही देंगे। इसका मतलब ये हो सकता है
कि फ्लिन की बेटियां, जिनकी उम्र 9 और 12 साल है, को अपनी मां की हत्या के मामले में अपने पिता के खिलाफ गवाही देने के लिए गवाह के कटघरे में आना पड़ेगा। अब इस विषय पर एक दिलचस्प बहस चल रही है, जिसे आप सुन सकते हैं। राज्य बच्चों को दिए जाने वाले अधिकारों की सूची बनाता है, जिसमें उनकी पसंद का कोई समर्थक या पीड़ित प्रतिनिधि अदालत कक्ष में स्पष्ट और पास मौजूद हो शामिल है। अब फ्लिन की टीम ने बच्चों की गवाही के समय कमरे में बाल अधिकार प्रतिनिधि की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि एक प्रतिनिधि जरूरी होगा, और इस पर कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। अब चलिए कैलिब की पत्नी एशली के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी महिला थीं जिन्हें समुदाय द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। वो स्थानीय वॉलीबॉल कोच थीं, वो एक शिक्षिका थीं, और वो और कैलिब अपने चर्च में बहुत सक्रिय थे। कैलिब के मुताबिक एशली की हत्या करने वाला गैराज के खुले दरवाजे से आया और बिस्तर पर उसे 2 बार गोली मारी। मैं चाहता हूं कि आप वो कहानी सुने जो वो कथित तौर पर 911 डिस्पैचर को बताता है। आप क्या देख रहे हैं? मेरी पत्नी है, उसके सिर में 2 गोलियां लगी है और चारों तरफ खून है। हे भगवान। मैडम, आप गहरी सांस लें, ठीक है? क्या आपको अभी भी घर में कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, गैराज का दरवाजा पूरा खुला था। जल्दी कीजिए प्लीज। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मेरी बेटियां यहाँ है, मेरी बेटियां यहाँ है। वो कहाँ है? वो बिस्तर पर है, वो बिस्तर पर है। क्या आप उसके साथ हैं? मैं कमरे में हूँ, उसे देख रहा हूँ। हाँ, कृपया। क्या आप लोगों ने दरवाजे पर ताला लगाया है? हमने गैराज के दरवाजे पर ताला लगाया है। वो घर के अंदर है। हाँ, कृपया। वो कमरा घर में कहाँ है? मेरा साथी उन्हें भेज रहा है, ठीक है? लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए ताकि मैं आपको जितनी जल्दी हो सके मदद भेज सकूं, ठीक है? कौन सा सवाल? आप लोग घर में कहाँ हैं? मैं भी उसके साथ बेडरूम में हूँ। मेरी बेटी अपने कमरे में है। तो आप बच्चों के साथ नहीं हैं? जब ये हुआ मैं बच्चों के साथ था। ठीक है, लेकिन अब आप उनके साथ नहीं हैं? नहीं, वे अभी कमरे में हैं, जागे नहीं है। हे भगवान, हे भगवान। तो आप देख सकते हैं कि घर में बच्चे कहाँ हैं, इसको लेकर कुछ भ्रम है, और वो कहता है कि बच्चे अभी भी सो रहे हैं, जबकि उनकी मां को अभी अभी गोली मारी गई थी। खास बात यह है कि कैलिब फ्लिन बच्चों को बचाने की बजाय बस उन्हें सोने दे रहे हैं, 911 कॉल के अनुसार। अब यह देखिए, उसने एशली के बारे में क्या कहा कि वह बिस्तर पर मरी हुई है। कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं, मैंने उसकी टांग सहलाई और नाम पुकारा और वो जवाब नहीं दे रही। आपकी बेटी जवाब नहीं दे रही है? रुकिए, मैं माफ कीजिए, जरूर। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? क्या आपकी बेटी जवाब नहीं दे रही? नहीं, वे कमरे के दूसरी तरफ हैं। ठीक है। उनके कमरे में। ठीक है। क्या आपको घर के अंदर किसी तरह की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, नहीं, उसका चेहरा, ओ सर, उसका चेहरा भूत जैसा सफेद है। ठीक है। किसका चेहरा? मेरी पत्नी का चेहरा। आपकी पत्नी का चेहरा? हाँ, वही जिसे गोली लगी थी। उसे गोली लगी थी? क्या कहा आपने? मैंने कहा उसे गोली लगी थी। ठीक है, उसे कहाँ गोली मारी गई थी? सिर में, सिर में। मुझे उम्मीद है कि हर जगह नहीं है। ठीक है। क्या वो सांस ले रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। एशली, एशली बेबी, बेबी प्लीज। ओ भगवान, नहीं, वो सांस नहीं ले रही। बॉडी कैम वीडियो में कैलिब पुलिस को बताता है कि उसकी कार के ग्लव बॉक्स में बंदूक है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या अधिकारियों का मानना है कि उनके पास इसी मामले का कथित हत्या का हथियार है या नहीं। वीडियो के कुछ हिस्से छिपाए गए हैं, लेकिन अधिकारियों और कैलिब की आवाज सुनाई देती है। और भले ही स्क्रीन पर सब कुछ धुंधला है, फिर भी आपको यह अच्छी तरह पता चल जाता है कि अधिकारी घर में कहां हैं। यह वे फ्लिन से बात कर रहे हैं, और फिर वे गैराज की ओर बढ़ते हैं क्योंकि वे उस कहानी की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं जो कैलिब उन्हें बता रहा है। अभी मुझे चाहिए कि तुम सांस लो, ठीक है? क्या तुम्हारे परिवार में कोई है जिसे तुम फोन कर सको? तुम्हारा फोन कहाँ है? क्या तुम परिवार को कॉल करना चाहोगी? कोरी, क्या तुम उसे देखती हो? हाँ।
पानी वहाँ के आसपास है, अभी बेस तक नहीं पहुँचा है। मुझे लगता है ये नीचे है। हाँ, एक आदमी। हे भगवान! ओह, वो दरवाजा वहाँ खुला है। सच में, वो पिछला दरवाजा खुला है। क्या बाहर उजाला है? मैं देख नहीं पा रही हूँ। क्या वो एक अलमारी है? ठीक है। दालचीनी की अवधारणा एक मुश्किल सर्जन थी। हाँ, सही। क्या उसे बुलाना चाहिए? ठीक है, इसे ध्यान रखना। ओह नहीं, ये दर्द है। क्या तुम्हें खून दिख रहा है? मैं इसे ठीक करूंगी। अरे, कोई उस पर नजर रखे। किसी को उसे देखना चाहिए। मैंने ये बॉडी कैम वीडियो कई बार देखा है और मुझे हर बार यही बात सबसे ज्यादा नजर आती है कि अधिकारी चाहते हैं केलेब उनकी नजरों में रहे और वे आपस में उसकी कहानी को लेकर शंकाओं पर फुसफुसाते हैं। सब कुछ पीछे का दरवाजा खुला है। वहाँ साइड में एक दरवाजा है, वो खुला है। तो आप लोग वहाँ अंदर वाला हिस्सा चेक कर लो। हाँ, हमने नहीं किया। ट्रक का सेंटर कंसोल खुला है। उसने कहा था कि वो अपनी बंदूक रखता है। मिस्टर, पत्नी। क्या उसी कमरे में भी? हाँ, उसके बिस्तर में, उसी बिस्तर में। तुम उन्हें सुन नहीं सकते? मैंने उससे बात नहीं की है। कोरी ही है जिसने उससे बात की है। केलेब के बारे में हमारी जानकारी के अनुसार दुनिया की नजर में वो ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं लगता था जो अपनी पत्नी की हत्या कर दे। करीब 45 मिनट घर के अंदर रहने के बाद हम बॉडी कैम वीडियो में देखते हैं कि वो बाहर आता है और वहां वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ भावुक होकर गले मिलता है जिसकी पहचान नहीं हुई है। वे कोई करीबी दोस्त, यहाँ तक कि परिवार का सदस्य लगते हैं। देखिए। मुझे माफ कर दो। चलो। जानू, माफ करना। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें अपनी देखभाल के लिए एक टीम चाहिए? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम सिर्फ उसे देखने अंदर आए थे? समुद्र तट, पुलिस को पता नहीं। किराने की नींद है। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? क्या हम बस बैठ सकते हैं? मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे भी नहीं पता क्या करना है। बस हैरान मत हो, मैं सदमे में हूँ। क्या तुम सीढ़ियों पर बैठना चाहोगी? यप। हाँ।
पीछे कौन घूम रहा था? वो क्या है? पीछे कौन घूम रहा था? डिप्टीज को? शैतान का दरबान। हम में से कोई पीछे नहीं गया? नहीं। क्या आप नहीं चाहते कि हम जाएं? मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं चाहता। मैं कुत्ते को जगाने वाला था, लेकिन 2 कुत्ते आए, मैंने उन्हें घुमाया और बंद कर दिया। शायद टोटल भी टेप लगाने गया हो, बस यही हुआ। हाँ ठीक है। फ्रॉय ने कहा वे ड्रोन ला सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता था क्या ढूंढना है। मैंने सुना क्या किया वो था, आप जानते हैं, मैंने उसे सुना और मैं जम गया और फिर मैं भाग गया। और गैरेज का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और फिर मैं How long were you? How long were you? हमारे यहाँ आने से पहले ही यहाँ था, लगभग 20 सेकेंड। हाँ, 2 नहीं, ठीक है। लगता है मैंने तुम्हारे कजन की फाइट्स देखी हैं। कोई कार बाहर नहीं निकली। हाँ। मैंने कोई नट्स नहीं देखे। रुको, मैंने भी कुछ नहीं देखा, सब कुछ ऊपर तक खाली था। मैं दौड़ कर आया, अंदर गया, तेज चला और उन्होंने कहा मुझे किसी चीज से मारो। ओह हाँ। और फिर मैंने साइन को वैसे ही बंद कर दिया जैसे वो नीचे था, ताकि मैं किसी को डरा ना दूं। हाँ। मैं तुम्हें पहली बार नहीं ढूंढ पाया था। खैर, पीछे की तरफ जो साइड डोर है वही खुला हुआ था। वो अभी भी खुला हुआ है। एशले की हत्या के कुछ घंटे बाद पुलिस ने कहा कि उनका प्रारंभिक अनुमान था कि ये एक चोरी थी जो घातक बन गई। उन्होंने ड्रोन भेजे, जमीनी तलाशी के लिए कुत्ते भी लगाए गए थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें किसी घुसपैठिए का कोई सुराग नहीं मिला। ठीक है केदर, मैं चाहता हूं कि तुम खड़े हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ो। वो क्या है? इसे आगे घुमाओ। सर। उसी हफ्ते काले फिल्म गिरफ्तार हुआ और उस पर एशली की हत्या का आरोप लगा। हमने पूछताछ का वीडियो नहीं देखा है और हमें अभी भी नहीं पता कि राज्य का मामला काले फ्लिन के खिलाफ किस आधार पर है और वे क्यों मानते हैं कि उसकी बात झूठी है। इसके अलावा इस कथित अपराध का कोई मकसद अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है। माफ कीजिए सर, इन हालात में मिलना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे विल बुला सकते हैं। आपका पहला नाम क्या है? कालिब। कालिब, ठीक है। मेरे माता पिता बाहर से आ रहे हैं, मेरा फोन और सब कुछ लेके। मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ उसी से प्रोसेस करवा लूं। और आप जानते हैं, हम देखेंगे कि हम इसे आपको जल्द से जल्द वापस दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी जांच में हमारे लिए ये सामान्य है कि हम सब कुछ इकट्ठा कर लें। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि आप उनके साथ अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बस। ठीक है। काफी आसान प्रक्रिया है, तो जरूर डिटेक्टिव मॉर्गन। हाँ, मेरे पास एक है, धन्यवाद। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो टच डीएनए के लिए अगर घर पर कुछ बचा है तो ये आपको शक के दायरे से बाहर कर देगा। जैसे अगर इस तरह से, अगर क्राइम लैब इसे देखती है और कहती है ठीक है, नहीं ये घर के मालिक से मेल खाता है, या फिर ये मेल नहीं खाता, अब एक और प्रोफाइल है, पता लगाना होगा वो कौन है। तो ये बहुत आसान है, नई स्टेराइल पैकेजिंग है। तो बस आप अपना मुंह खोलिए और मैं इसे आपके गाल के अंदर कुछ बार घुमा देता हूँ। ये वीडियो केलिब का है, जो पुलिस स्टेशन में स्वेच्छा से डीएनए दे रहा है। फिल्म गिरफ्तारी के बाद हिरासत में है और कई बार कोर्ट में पेश हुआ है। जज ने 4 मई की ट्रायल तारीख तय की थी। पिछली सुनवाई में फ्लिन के वकील ने कहा था कि उनके पास अर्जी नहीं है, लेकिन अब इसमें देरी होगी। फ्लिन के डिफेंस अटॉर्नी ने ट्रायल 21 दिन टालने की अर्जी दी है, क्योंकि राज्य लगातार भारी मात्रा में डिस्कवरी दे रहा है, जिसमें कुछ वास्तव में प्रासंगिक है। और एक बार फिर आज मंगलवार को एक जज ने फैसला किया कि केस को स्थगित किया जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि नई ट्रायल तारीख कब तय की जाएगी। हमारे पास डिफेंस की संभावित गवाहों की सूची है, वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई थी। उस सूची में टिप सिटी ओहायो के पुलिस प्रमुख, गिरफ्तारी करने वाली एजेंसी, साथ ही टिप सिटी पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कई एफबीआई एजेंट जैसे लोग शामिल हैं। इस मामले की जांच में मदद के लिए संघीय सरकार को बुलाया गया था। इसके अलावा
पतों के आधार पर ऐसा लगता है कि फ्लिन के कई पड़ोसी भी इस सूची में शामिल हैं। उस संभावित गवाह सूची में 2 ऐसे हिस्से हैं जहां नामों को हटा दिया गया है। हमें नहीं पता कि वे कौन हैं। अब हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने सेवानिवृत्त न्यायाधीश फर्नांड रकर हैं, जो अब वकील हैं। लॉ एंड क्राइम पर समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसा लग रहा था कि ये मामला बहुत ही तेजी से ट्रायल की ओर बढ़ रहा है। अब हमें पता है कि इसमें देरी होने वाली है, लेकिन आप बचाव पक्ष की उस रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं जिसमें वे अब तक ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे 4 मई को कैली फ्लिन का ट्रायल होने ही वाला है? देखिए, आप जानते हैं ये जानना मुश्किल है। यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। 4 मई की बात आते ही मुझे स्टार वॉर्स फैन होने के नाते ये तारीख बहुत पसंद है। मे द 4th बी विद यू, मैंने समझा। बिल्कुल। मेरे पास बैकग्राउंड में मेरी लाइट सेबर है, लेकिन रणनीति और ट्रायल्स में असली बातें पर्दे के पीछे छुपी रहती हैं। आप नहीं जानते कि कहीं किसी गवाह के आने से पेट में तितलियां उड़ रही हैं, या फिर वकीलों द्वारा तैयारी के दौरान सैकड़ों या हजारों पन्नों के दस्तावेजों में से कोई जानकारी सामने आई है। आप नहीं जानते कि जिस गवाह की उम्मीद थी वो कुछ बोलेगा या नहीं, क्योंकि पर्दे के पीछे ऐसी जानकारी आई है कि शायद वो अपनी बात बदल दे। आप कभी नहीं जान सकते। लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि यहां जो देरी मांगी जा रही थी उसका एक हिस्सा एक विशेषज्ञ रिपोर्ट की प्रतीक्षा से जुड़ा हुआ था। ओहायो में हमारे आपराधिक नियमों के अनुसार, और हर राज्य के अपने आपराधिक और दीवानी नियम होते हैं, लेकिन ओहायो के आपराधिक नियमों में आपके पास एक निश्चित समय होता है जो कानून के अनुसार विशेषज्ञ रिपोर्ट से निपटने से पहले जरूरी होता है। और इसलिए यहाँ जो देरी है वो समझ में आती है, क्योंकि वास्तव में एक विशेषज्ञ या कोई और विशेषज्ञ रिपोर्ट होगी, उन्हें उसके लिए तैयारी करने का समय चाहिए। हमारे बनाए नियमों के अनुसार 1 हफ्ता पर्याप्त नहीं है। और किस प्रकार के विशेषज्ञ? और मुझे पता है कि ये थोड़ा सामान्य है, जैसे कि अदालत के दस्तावेजों में दस्तावेज में बस विशेषज्ञ रिपोर्ट लिखा होता है, लेकिन आमतौर पर ऐसे मामले में विशेषज्ञ रिपोर्ट क्या हो सकती है? ये दिलचस्प है। कुछ दिन पहले मैं अपने गैर वकील दोस्त से चर्च के संदर्भ में बात कर रहा था। मैंने कहा, मुकदमों में 2 तरह के गवाह होते हैं। वहां साधारण गवाह होते हैं और विशेषज्ञ गवाह होते हैं। एक साधारण गवाह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कहे, अरे मैंने ये होते हुए देखा, या मैं इन लोगों को जानता हूं, या जो भी मामला हो। एक विशेषज्ञ वो होता है जिसके पास तथ्यों, प्रक्रियाओं या सबूतों के बारे में विशेष ज्ञान या जानकारी होती है। हत्या के मामले में किसी भी चीज पर विशेषज्ञ गवाह बुलाया जा सकता है। आपके पास एक विशेषज्ञ गवाह हो सकता है जो खून के छींटों के सबूतों के बारे में गवाही दे सकता है और यह बता सकता है कि असल में खून कैसे छिटकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बंदूक किस दिशा में थी, गोलियां कहां चलाई गईं, कितनी चलाई गईं और किस क्रम में चलाई गईं। आपके पास एक विशेषज्ञ गवाह हो सकता है जो इस बात पर गवाही दे सकता है कि किसी शव को वास्तव में कितने समय हो गया है। आपके पास एक वॉइस एक्सपर्ट हो सकता है जो फोन कॉल की वैधता और व्यक्ति की आवाज में क्या सुनाई देता है इस पर गवाही दे सकता है। मेरा मतलब है, जितने संभावित विशेषज्ञ हो सकते हैं उतने ही लोग होते हैं जिनके पास किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान, कौशल, अनुभव या प्रशिक्षण होता है, जो तथ्यों पर फैसला करने वाले को सहायता दे सकते हैं, जो या तो स्पष्ट रूप से जूरी होती है या जज। यहां हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो जूरी की आंखों में देखकर कह सकता है कि मेरे वैज्ञानिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर इस क्षेत्र में हम इसका यही अर्थ समझते हैं। तो विशेषज्ञ कोई भी चीज हो सकता है। यह कोई गंभीर चीज हो सकती है या कोई साधारण चीज हो सकती है जो किसी न किसी तरह से केस में योगदान दे सकती है। क्योंकि कैली फ्लिन की याचिका में जब उन्होंने ट्रायल को टालने की याचिका दी थी तो डिस्कवरी की बात हुई थी और उनके डिफेंस अटॉर्नी की तरफ से एक लाइन थी जिसमें कहा गया था कि इसका कुछ हिस्सा प्रासंगिक है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी जानकारी और सबूत आ रहे हैं जिनमें से कुछ उनके बचाव में काम आ सकते हैं। मेरा मतलब है, आमतौर पर डिस्कवरी प्रक्रिया कैसी होती है? इसमें थोड़ा पैसिव एग्रेसिव टोन था, जैसे अभियोजकों से कह रहे हों, अरे आप बहुत कुछ भेज रहे हैं। इनमें से कुछ ही चीजें ट्रायल के बचाव की तैयारी के लिए जरूरी मानी जाएंगी। क्या इसमें अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच ऐसे दांवपेच चलते हैं जहां एक पक्ष कहता है, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, पता है देखने में समय लगेगा,
हाँ, ये दिलचस्प सवाल और बात है। मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभियोजक रहा हूँ। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत इसी से की थी। फिर मैं जज बना, फिर मैंने सिविल राइट्स का काम किया और अब मैं वही करता हूँ और पर्सनल इंजरी के केस भी देखता हूँ। और मेरा मतलब है, हर मुकदमेबाजी में कहीं न कहीं वो चीज होती है जिसे आप दांव पेच कहते हैं। मेरे हिसाब से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों की जिंदगियों और उनके गंभीर परिणामों से जुड़े मामलों को देख रहे हैं और हम वकील के तौर पर इस खेल से निपट रहे हैं। आप जानते हैं, ये उन चीजों में से एक है जो मुझे निराश करती है, लेकिन ये बात सही है। और हाँ, अदालतें और कानून कहते हैं कि हम बिना पहले से खुलासा किए अचानक सबूत पेश करके मुकदमा चलाना को ना तो स्वीकार करते हैं और ना ही उसका समर्थन करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी पक्ष आखिरी समय में अचानक कुछ भी सामने रख दे और दूसरा पक्ष उसके लिए तैयार न हो। तो नियम और जिस तरह से जज काम करते हैं, उसका मकसद मुकदमे में आखिरी वक्त की ऐसी चौंकाने वाली चालों पर रोक लगाना है। इससे रिकॉर्ड की समीक्षा का समय मिलता है और कुछ गवाहों और उनकी संभावित गवाही का खुलासा करना भी जरूरी होता है। लेकिन कुल मिलाकर एक वकील के तौर पर मुझे दूसरी पार्टी को हर वो सवाल बकाने की जरूरत नहीं है जो मैं गवाह से स्टैंड पर पूछने वाला हूं। ये मेरे खुद के निजी नोट्स और 30 साल की प्रैक्टिस में तैयार किया गया मेरी कार्य सामग्री है। मुझे उन्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो कुछ मेरे पास है सब दूंगा और जानूंगा क्या उपयोग करना है, लेकिन दूसरी पार्टी को अपनी रणनीति और बचाव खुद तय करना होगा। और मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ अब जो देख रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत यही हो रहा है। हाँ, और मुझे यकीन है कि अभियोजकों के लिए भी यही है कि हम तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो हमारे पास है। तो अगर और जब हमें दोष सिद्धि मिलती है, तो तुम वापस आकर ये नहीं कह सकते कि हमने तुम्हें वो सारे सबूत नहीं दिए जो तुम्हें अपना बचाव तैयार करने के लिए चाहिए थे। और इस मामले में कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। हमें पता चला है कि संभवतः कैलेब फ्लिन की बेटियां, जिनकी उम्र 9 और 12 साल हैं, और भाई ये कहानी का कठिन हिस्सा है कि जब ये सब हुआ वो घर में थीं और बताया जा रहा है कि उस समय सो रही थीं। ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन संभव है कि उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाए। और ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि जब ऐसा होगा तो कमरे का माहौल, भावनाएं कैसी होंगी। लेकिन राज्य का कहना है कि वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर 9 और 12 साल के बच्चे गवाही के लिए खड़े होते हैं तो वहां उनके लिए मदद के लिए सहायक मौजूद हों। और अब बचाव पक्ष ने एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है, रुको जरा, ऐसा क्या कारण है कि वहां सहायक होने चाहिए? ये नहीं कह रहे कि नहीं होने चाहिए, लेकिन शायद इस पर एक सुनवाई होनी चाहिए। शायद हमें इस पर थोड़ा और विचार करना चाहिए। आप इस चल रही बहस के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, तो कानून कहता है, देखिए, हम निश्चित रूप से 18 साल से कम उम्र के लोगों को गवाही देने की अनुमति देते हैं। हालांकि यह मानते हुए कि ऐसे मामलों में युवाओं की संवेदनशीलता होती है, हम कुछ सुरक्षा उपाय लागू करेंगे। उन्हें स्क्रीन के पीछे छुपाया जा सकता है ताकि आरोपी ना देख सके, लेकिन जूरी और जज उनकी प्रतिक्रियाएं देख सकें। उनके पास एक सहायक होगा जो उनके पास रहेगा ताकि वे सहज महसूस करें। मेरा मतलब है, कई चीजें हैं, लेकिन बचाव पक्ष कह रहा है, ठीक है, ये ठीक है। हम जानते हैं कानून ऐसा कहता है, लेकिन ये स्वतः लागू नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि बच्चा गवाही दे रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि बचाव पक्ष उन्हें नहीं देख सकता। आपको कोई कारण पेश करना होगा कि वो बच्चा गवाही देने से क्यों डरता है या असहज महसूस करेगा। और बिना उस पूर्व शर्त के, बिना उस बचाव पक्ष के नजरिए से उन सुरक्षा उपायों को लागू करने के औचित्य के, वे कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें तो बस एक सामान्य गवाह की तरह गवाही देने देनी चाहिए। और जब तक अभियोजक यह स्थापित नहीं करते कि कोई कारण है कि वे विशेष और विशिष्ट सुरक्षा उपाय यहां लागू किए जाने चाहिए, हम सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अदालत यह निष्कर्ष निकाले कि यह आवश्यक है, न कि यह अपने आप लागू हो। यह समझ में आता है। और आमतौर पर इसके लिए मानक क्या होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसे देखकर कह सकते हैं, जैसे ये लड़कियां 9 और 12 साल की, मेरा मतलब है प्राथमिक स्कूल, आप जानते हैं 12 साल की उम्र में आप लगभग मिडिल स्कूल में होते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मतलब है, यह एक ऐसा मामला है जहां आपकी मां ने अपनी जान गंवा दी है और आपके पिता हैं और उनकी स्वतंत्रता दांव पर लगी है। जैसे कि वह अपने आप में ही, यहां तक कि उस स्थिति में किसी वयस्क के लिए भी गवाही देना बहुत आघात पहुंचाने वाला होगा। अदालत किस मानक को देख रही है ताकि वो कह सके, हाँ, जरूरी सीमा पूरी हो चुकी है और इस नाबालिग की गवाही में मदद के लिए एक सहयोगी मौजूद हो सकता है।
ठीक है, मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दूंगा जहां ऐसी चीज आदर्श होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिस पर बाल शोषण या भगवान ना करे, और हम जानते हैं कि ऐसे मामले होते हैं, किसी नाबालिग के यौन शोषण का आरोप है, और ये वो व्यक्ति है जिसका इस बच्चे पर कुछ प्रभाव या अधिकार था इससे पहले कि मामला अदालत में पहुंचे। अब उस बच्चे को अदालत बुलाया गया है ताकि वह उस व्यक्ति की पहचान कर सके जिसने उसे जन्म दिया या अपने घर में माता पिता या सौतेले माता पिता की तरह पाला, और अब उन्हें खड़े होकर उस व्यक्ति के खिलाफ जाना है। निश्चित रूप से तैयारी के दौरान उस छोटे बच्चे ने शायद अभियोजक से अपनी डर या झिझक जाहिर की होगी कि वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है, और इसलिए यह एक बेहतरीन उदाहरण होगा जहां उन नियमों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस बच्चे के पास गवाही देने के लिए गवाह के कटघरे में जाने की क्षमता हो। हमें यहां ये नहीं पता, आप जानते हैं, हम ये मान लेते हैं क्योंकि बच्चों को अभियोजक द्वारा इस मामले में गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है। खैर, वे राज्य की ओर से गवाही दे रहे हैं। संभवतः वे पिता के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, लेकिन उनके रिश्ते या प्रभाव की जानकारी नहीं है। बच्चों से पिता का संबंध या व्यवहार भी अज्ञात है। हमें तो ये भी नहीं पता कि जब ये सब हुआ तब बच्चे इस बात को समझ भी रहे थे या नहीं। मिली जानकारी के अनुसार आरोप है कि हत्या के वक्त वे सो रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका उन पर क्या असर पड़ा या बातचीत क्या हुई। ये बातें हमें नहीं पता। बचाव पक्ष के अनुसार यही मुख्य मुद्दा है, हमें ये बातें नहीं पता, और जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि कोई समस्या है तब तक हमारी स्थिति यही है कि गवाही सामान्य रूप से आगे बढ़नी चाहिए। जब तक राज्य ये साबित नहीं करता कि वे चीजें वास्तव में प्रभावी हैं। और कोई कारण होना चाहिए कि इन बच्चों को पर्दे के पीछे गवाही देनी पड़े, और अगर उपयुक्त हो तो उन्हें वे सुरक्षा मिलनी चाहिए जो कानून प्रदान करता है। अगर कैलिब फ्लिन पर मुकदमा चलेगा तो जूरी उसके घर जा सकती है ये देखने के लिए कि ये सब कथित तौर पर कहां हुआ था। उसने कहा कि ऐसा होने पर वह जूरी के साथ होने का अधिकार छोड़ देगा। यह अभियोजकों के लिए कितना प्रभावी हो सकता है कि वे जूरी को उस घर में ले जाएं जहां यह सब हुआ था, ताकि वे वहां जूरी को यह कहानी बता सकें कि उनके अनुसार ये सब कैसे हुआ। खैर, मैं हमेशा से उन लोगों में रहा हूं जो स्थल भ्रमण की प्रभावशीलता में विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी विशेष सड़क पर भयानक कार दुर्घटना का स्थल हो या जूरी द्वारा किया गया स्थल भ्रमण हो। ऐसे घर में जहां हत्या हुई हो, चाहे मैं जज, अभियोजक या बचाव पक्ष का वकील रहा हूं, मैंने हमेशा स्थल भ्रमण का समर्थन किया है, क्योंकि अगर जूरी को तथ्यों के आधार पर फैसला लेना है, जितना बेहतर वे ये समझ पाएंगे कि कहां, कब, क्या, कैसे और क्यों हुआ, उतना ही बेहतर वे आत्मविश्वास से भरा और सूचित फैसला ले पाएंगे। सिर्फ तस्वीरों और गवाहों की व्याख्याओं से ही नहीं, दोनों पक्षों को मेरा सुझाव है कि स्थल का दौरा करें, यह मददगार होगा। बचाव पक्ष ने विरोध नहीं किया और अभियोजन पक्ष ने सुझाव दिया। दोनों सहमत हैं कि स्थल का दौरा अच्छा रहेगा। अगर प्रतिवादी कहे कि मैं वहां नहीं जाना चाहता, तो इसे बचाव और अभियोजन पक्ष अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि शायद 5वें संशोधन के तहत ऐसा अधिकार है, इसलिए वे ये बात नहीं उठा पाएंगे कि वह स्थल दौरे में वहां नहीं गया। लेकिन वे शादीशुदा थे। चाहे आप माने कि उसने हत्या की या वह निर्दोष है, कानून के मुताबिक जब तक दोषी साबित नहीं होता यह मुश्किल होगा। उसके बच्चे भी उसी घर में रहते थे, वे सभी वहीं थे। उसने किया हो या नहीं, एक आरोपी के लिए समझ आता है कि वो वहां क्यों नहीं जाना चाहेगा, जबकि जो फैसला ले रहे हैं वे भी उसी घर में हैं। हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। हम 4 मई की योजना बना रहे थे और सब तेजी से हो रहा था। लग रहा था 4 मई को होगा, लेकिन अब देरी होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। रिटायर्ड जज फिनन रकर, वकील। लॉ एंड क्राइम पर आपको देखकर अच्छा लगता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ एंड क्राइम के ऑन द केस में आज के लिए बस इतना ही। यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें। हम पीकॉक पर भी हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट, अगली बार मिलेंगे।